Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 16th ऑफ नवंबर 2023। तो गाइज आज है तारीख 16 नवंबर 2023 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो भी हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं, चाहे वो पीआईबी हो, डाउन टू अर्थ हो, लाइव मिनट हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पर आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। यानी कि पूरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ में अगर आप लोग सुनते हो तो लास्ट में आपको एक टेस्ट मिलेगा, वो भी एमसीक्यू टेस्ट। उसको अटेम्प्ट करना, जिससे आपके अंदर एक हाई कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि हाँ वाकई में मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं या नहीं सीखी हैं। और उसका एक और फ़ायदा ये होगा कि आपकी एक हैबिट डेवलप होगी डेली बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। यानी कि आप जब एग्जामिनेशन में बैठोगे सवाल का उत्तर देने के लिए, तो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस जो कर रहे थे ना, उसका एक सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको लगेगा यार मेरे लिए कुछ नया है ही नहीं, ये तो मैं रोज़ कर रहा था और आज भी मैं वही कर रहा हूँ। समझ गए? बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो फटाफट टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आप लोग फटाफट इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हो। वहाँ पर जाके फिर से आपने लिखना है दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ फाइनली स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट से सेशन को। सबसे पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट। क्या बात की जा रही है दोस्तों? ततैया की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। ये प्रजाति कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। इस प्रजाति का साइंटिफिक नेम है टाइनोगोनोलस ध्रेटई। तो ये इसका साइंटिफिक नेम देखने को मिलेगा। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए ये नाम देकर, ये हाल ही में नाम न्यूज़ में था, बताओ ये क्या है, तो आपको बता देना है कि ये एक वॉस्प की स्पीशी है, यानी कि ततैया की एक नई प्रजाति है। तो खबर क्या निकल कर आती है कि हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नई प्रकार की वॉस्प की स्पीशी, वॉस्प इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ततैया इसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसकी प्रजाति यहाँ पे डिस्कवर की गई है। कहाँ पे डिस्कवर की गई है? केरला के अंदर, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं स्पेशली वहाँ से। क्योंकि जब आप लोग इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया ड्रॉ करोगे, निचला हिस्सा सदर्न वाला, यहाँ पे आपको केरला देखने को मिलेगा और यही हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं दोस्तों। ठीक है, यहीं पर दोस्तों क्या है, ये स्पीशी देखने को मिली है। अब चलो इस स्पीशी के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं जो कि आपको प्रीलिम्स में डायरेक्टली हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहली चीज़, ये वॉस्प की एक नई प्रजाति है और जो कि स्पेशली केरला में जो वेस्टर्न घाट्स हैं ना, वहाँ पे कई सारी पहाड़ियाँ हैं। एक पहाड़ी है रानीपुरम हिल्स, वहीं पर उन्हीं पहाड़ियों पर यह डिस्कवर की गई है। इसका नाम आपको लग रहा होगा थोड़ा अजीब सा कि टेनियोगोनोलस ध्रेटई, ये नाम कहाँ से लिया गया? तो दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो कि इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों के ऊपर स्टडीज़ करते हैं। उनका नाम है डॉक्टर धृति बनर्जी। तो इन्हीं धृति के नाम के ऊपर ही यहाँ पर इस वॉस्प की स्पीशी का नाम यहाँ पर रखा गया है, आपने ध्यान में रखना है। समझ गए? ये जो स्पीशी है ये त्रिगोनोलाई फैमिली से बिलोंग करती है, इस वजह से इसका नाम आगे यहाँ पर इससे मैच होता हुआ भी नजर आएगा। बोला जाता है कि दुनिया भर में लगभग 122 से ज़्यादा ये प्रजातियां पाई जाती हैं इस प्रकार से ततैया की, जिनकी अलग अलग फैमिलीज हैं, अलग अलग जीन से ये बिलोंग करती हैं। लेकिन भारत में केवल और केवल 8 प्रजातियां देखने को मिली हैं अभी तक। तो भारत में ये स्पीशीज़ कम है, लेकिन दुनिया में बहुत सारी हैं दोस्तों। ये जो पूरी फैमिली है इस वाले ततैया की, ये ज़्यादा मात्रा में स्पेशली यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका में और एशिया में पाई जाती हैं। समझ गए? तो ये कुछ हो गया बेसिक डिटेल्स। अब प्रीलिम्स के लिए आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, आखिरकार क्या है ये ZSI। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल गया है। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन से मंत्रालय के अंडर में काम करता है। उस मंत्रालय का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लिख लेना इसको। दूसरा जो पॉइंट है वो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लंबे समय से दोस्तों इस प्रकार से सर्वे कर रहा है, खासकर जो प्लांट्स हैं या फिर जो स्पेशली एनिमल्स हैं। ठीक है, जो एनिमल्स हैं, हमारी जो अलग अलग एनिमल्स की प्रजातियां हैं, उनमें एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, उसको लेकर रिसर्च करना, उसको स्टडीज़ करने के बाद में काफ़ी सारा डेटा पब्लिश करने का काम करना, ये सब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है।
इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका मेन हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर, ध्यान रखना। बाकी इसके 16 अलग अलग छोटे छोटे सेंटर्स हैं जो कि देश भर में फैले हुए हैं। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेजर हेडक्वार्टर्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, स्पेशली वनडे एग्जामिनेशन के अंदर। क्लियर हो गया? मज़ेदार तरीके से आपको हर एक चीज़ समझ में आई। चलिए सेकंड आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो क्या है ये फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? हर एक बेसिक डिटेल आपको जानने को मिलेगी, बस ध्यान से सुनते हुए चलना, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको टेस्ट देना है, ध्यान रखना। तो सरकार ने दोस्तों यहाँ पे जो ये 16वां फाइनेंस कमीशन है, इसको बनाने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। इस वजह से ये न्यूज़ में है। अभी तक हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो 15वां फाइनेंस कमीशन है। 15 फाइनेंस कमीशन हटेगा, अब 16वां फाइनेंस कमीशन आएगा। तो ये जो फाइनेंस है, देखो जब हम लोग बात करते हैं वर्ड ये फाइनेंस, ये मनी से रिलेटेड है। तो ये जो कमीशन है ना, ये हमेशा यहाँ पर पैसों से संबंधित सारे के सारे डिस्कशंस करेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, यानी कि इसकी चर्चा डायरेक्टली हमारे संविधान के अंदर में की गई है। ठीक है, ये जो बॉडी है इसको क्यों बनाया गया? इसको बनाया गया था ताकि ये रिकमेंडेशन दे सके, अपने यहाँ पर विचार हमारे सामने व्यक्त कर सके, लेकिन किस चीज़ को लेकर? टैक्स के रेवेन्यूज़ को लेकर। ठीक है भाई, जो यहाँ पर टैक्स को लेकर जो सरकार के पास में कमाई हुई है, उस कमाई को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे केंद्र सरकार और साथ ही साथ में राज्य सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वो जो पैसा है वो बांटा जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, उन सब पॉइंट्स को लेकर यहाँ पर सारा रिकमेंडेशन करने का, सारा सुझाव देने का काम किसका है? फाइनेंस कमीशन का है। दोस्तों फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू। ये बात खुद हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 280 के अंदर में लिखी गई है। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है कि हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनता है। अगर ज़रूरत पड़े तो पहले भी बन सकता है, वैसे जो इसका मेजर टाइम है वो 5 साल का है। यानी ये जो फाइनेंस कमीशन बनेगा 16 वाला, ये 5 साल तक चलेगा। लेकिन उससे पहले अगर ज़रूरत पड़ गई नई फाइनेंस कमीशन बनाने की, अगर हमारे प्रेसिडेंट को लग रहा है कि हाँ ये ज़रूरी है, तो वो पहले भी बना सकते हैं। ये टाइम पीरियड कोई पर्टिकुलरली फिक्स नहीं है, बट इसके बारे में ये आपने पॉइंट तो ध्यान रखना ही है। समझ गए? अब आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो कमीशन है ना, इसकी एक मेजर ड्यूटी होती है। क्या ड्यूटी होती है? कि हमारे प्रेसिडेंट को अलग अलग टॉपिक पर रिकमेंडेशन देना। ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, अलग अलग जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर यहाँ पे सुझाव देने का काम करता है ये फाइनेंस कमीशन। जैसे कि भाई जो टैक्सेस का रेवेन्यू है, जो यहाँ पर जितना भी टैक्स जनरेट हुआ है, उससे जो पैसा जनरेट हुआ है सरकार के पास में, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, कैसे फंड्स का प्रॉपर यूज़ करना, कैसे स्टेट्स के लिए यहाँ पर रेवेन्यू को बांटना, कैसे लोकल गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू देना। तो मेजरली यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड यानी कि पैसों से संबंधित डिस्कशंस होते हैं। सवाल यहाँ पर यह आता है कि जब ये बॉडी यानी कि फाइनेंस कमीशन ये रिकमेंडेशन देती है हमारे प्रेसिडेंट को, तो क्या वो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ता है? क्या वो ज़रूरी है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। फाइनेंस कमीशन के जितने भी रिकमेंडेशंस होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते हैं। सरकार उसको माने या ना माने वो उनके ऊपर है। अगर उनको अच्छा लगता है पॉइंट तो वो मान सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे उनकी मर्जी है वो। समझ गए? अब दोस्तों जो पूरा कमीशन बनता है, तो ऑब्वियस ही बात है इस कमीशन का जब रिकमेंडेशन आता है तो ऐसा तो नहीं कि ये कमीशन कुछ ऐसा ऑटोमेटिक तरीके का कुछ चीज़ है। भाई इसके अंदर मेंबर्स होंगे, सिंपल सी बात है, कुछ सदस्यों को बैठाया जाएगा जो सारे डिस्कशंस करेंगे, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये फाइनेंस कमीशन होता है, इसके अंदर एक चेयरमैन होते हैं और 4 अलग अलग मेंबर्स होते हैं, यानी टोटल 5 मेंबर्स, 1 चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स। इन 5 मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करने का काम हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात ये आती है कि ये 5 मेंबर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, इनको सेलेक्ट किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति हो जिनको पब्लिक अफेयर्स में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। बाकी जो 4 मेंबर्स हैं उनको भी यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है किसी क्राइटेरिया के बेसिस पर। वो क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? पहली चीज़, वो मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो कि यहाँ पर क्वालिफाइड हो, इतने क्वालिफाइड हो कि वो यहाँ पर हाई कोर्ट के जज के तौर पर अपॉइंट किए जा सकें। उनको एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस की। ठीक है, हमारा फाइनेंस हो गया, सरकारी फाइनेंस हो गया, सरकारी अकाउंट्स हो गए, तो उसकी एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। प्लस उनको फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर में एक वाइड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि उन्होंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉडी में ऐसा काम किया हो। इकोनॉमिक्स की स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सारे का सारा जो इकोनॉमिक्स का खेल है यहाँ पर वो हमको देखने को मिल जाता है। तो अगर ये सारे पॉइंट्स, ये सारे क्राइटेरिया कोई पर्सन फुलफिल करता है, तो इसके बेसिस पर यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पे कुछ मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। बात क्लियर हुई? अब दोस्तों यहाँ पर फाइनेंस कमीशन का टेन्योर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर जो मेंबर्स अपॉइंट करे गए हैं, ऐसा तो नहीं है वो लंबे समय तक रहेंगे, कुछ टेन्योर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हर एक मेंबर ऑफिस में बैठता है ना, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है।
वो टाइम पीरियड यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट जो है वो एक तरीके से तैयार कर लेते हैं कि भाई इतने समय तक वो पर्सन रहेगा। और अगर मान लो यहाँ पर किसी पर्सन का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है तो क्या वापस उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है? हाँ जी, उसको वापस से रीअपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई फाइनेंस कमीशन को लेकर, हर एक पॉइंट मैंने आपके साथ में डिस्क्राइब करे। चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ दोस्तों, अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले यार मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। जो हमारा टारगेट है डेली बेसिस पर 2000 लाइक्स का, प्लीज़ आपने उसको पहुंचाना है, इतना आप सपोर्ट मुझे कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है पार्वती रिवर के बारे में। पार्वती रिवर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं, वो हमने ज़रूर से पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज़, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में एक ट्रैकर हैं, पहाड़ पे चढ़ने के लिए गए थे, ठीक है, वो पार्वती नदी के अंदर में गिर गए। तो उनकी जो डेड बॉडी है वो हाल ही में पाई गई है पार्वती नदी के किनारे। इस वजह से यहाँ पर ये रिवर चर्चा में है। तो क्या है पार्वती नदी, आओ थोड़ा डिस्कस करेंगे। पार्वती नदी को हम लोग पार्वती नदी के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पार्वती घाटी है, जो वैली है, वहाँ से ये नदी लोकेटेड है या वहाँ पर से निकलती है। ठीक है दोस्तों, जो पार्वती नदी है एक सबसे बड़ी या फिर कह सकते हो मेजर ट्रिब्यूटरी है ब्यास नदी की। जो ब्यास नदी है हमारी, ठीक है, जो कि इंडस में जाकर मिल जाती है पाकिस्तान के अंदर में, तो उसी की सहायक नदियाँ है पार्वती रिवर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हमको नाम से पता चल रहा है पार्वती नदी। ये जो नाम है पार्वती कहाँ से आया है? तो यहाँ पे जो लॉर्ड शिवा की वाइफ हैं पार्वती जी, है ना, उन्हीं के नाम के ऊपर यहाँ पर इस रिवर का नाम रखा गया है। अब बात करते हैं इस नदी के कोर्स के बारे में। कहाँ से आती है नदी? ये ओरिजिनेट होती है मनतलई ग्लेशियर से। ये ग्लेशियर दोस्तों पिन पर्वती पास के जस्ट नीचे है, और मैं आपको बता दूं ये लोकेशन है हिमाचल प्रदेश के अंदर। वहीं से यहाँ पर यह रिवर ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये ओरिजिनेट होके थोड़ा सा कर्वी शेप में इस तरीके से यहाँ पर घूमती हुई नदी बहती हुई है। ठीक है, ये आप देख पाओगे यहाँ से ये जो नदी है पार्वती नदी इस तरीके से बहकर जाकर सीधा ब्यास नदी के अंदर में मिल जाती है। पहले तो स्टार्टिंग में ये 150 किलोमीटर बहती है और बहने के बाद में ब्यास नदी में जाकर ये मिल जाती है। समझ गए दोस्तों? यहाँ पे जो पानी आता है इस नदी के अंदर में वो ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से आता है। जो भी हमारे बर्फीले पहाड़ हैं वो पिघलते हैं तो उसका पानी जो है इस नदी के अंदर में बहता है। और ये जो पार्वती नदी है इसकी भी कुछ अपनी ट्राइब्यूटरीज हैं, यानी इसकी भी सहायक नदियाँ हैं। जैसे सहायक नदियों के नाम दिए गए हैं तोस, साथ ही साथ में दिब्बी बोकोरी, तीची, ये कुछ यहाँ पर सहायक नदियों के नाम है दोस्तों। ये जो नदी है ये जानी जाती है इसलिए भी क्योंकि इस नदी में बहुत सारा सिल्वर ओर पाया जाता है। ये सिल्वर ओर यहाँ पे ये नदी कैरी करती है। ये नदी बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर ग्रो होने वाली है। साथ ही साथ में यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसका जो ग्रोथ है ना वो हमने पहले कुछ समय पर देखा है। साथ ही साथ में आसपास के जो रीजन्स हैं उनको सपोर्ट करना, उन एरियाज़ में यहाँ पर इरिगेशन वगैरह प्रोवाइड करवाने का काम करती है ये पर्टिकुलर रिवर। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे पार्वती नदी की। नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे। अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हर्मेस 900 स्टार लाइनर के बारे में। तो आपने आज का थंबनेल भी देखा होगा। थंबनेल में दोस्तों इसी के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये जो है आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यह है एक ड्रोन, लड़ाकू ड्रोन। वैसे अभी आप छोटे छोटे ड्रोन देखते होंगे, आजकल शूटिंग वगैरह भी ड्रोन से हो रही है, वो भी ड्रोन ही कहलाता है। लेकिन ये डिफेंस वाले ड्रोन है जो कि एक जंग लड़ सकें। इस ड्रोन में कई सारे हथियार आपको लगे हुए देखने को मिलेंगे। हर तरीके से ये अटैक कर सकता है, बहुत सारे फीचर्स हैं दोस्तों। इजराइल ने इस ड्रोन को बनाया है, तो भारत सरकार आज इस ड्रोन को परचेज कर रही है। इस वजह से ये आर्टिकल्स चर्चा में देखने को मिल रहे हैं। तो न्यूज़ क्या है? इंडिया जो है पूरी तरह से रेडी हो चुका है। इजराइल के बने हुए ये हर्मेस स्टार लाइनर 900 ड्रोन्स को हम परचेज करने वाले हैं। और इस ड्रोन से भारत की आर्मी की जो सर्विलांस है, जो निगरानी रखने की ताकत है, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, स्पेशली हमारे नदन बॉर्डर्स पर। समझ गए? तो इस वजह से ये तो हुआ न्यूज़। अब ये न्यूज़ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ही पता है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसके पीछे का डेटा, बैकग्राउंड डेटा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर्मेस 900 स्टार लाइनर एग्जैक्टली है क्या। तो इजराइल के थ्रू बनाया हुआ मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी, यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको हम लोग ड्रोन भी बोलते हैं। तो बहुत देर तक चलने वाला, इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटीज़ हमको देखने को मिलती हैं दोस्तों। ये जो हर्मेस 900 है ना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा वेरिएंट माना जाता है इस ड्रोन में। इसके जो पंख है वो लगभग 17 मीटर के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके जो पर हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौड़े हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो इस लगभग 1600 kg के आसपास का है। ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं दोस्तों कि ये लगभग, इसके अंदर जो पावर है उड़ने की, 36 घंटे तक यहाँ पर ये उड़ान को भर सकता है, लगातार चल सकता है। इतना ही नहीं, इसके अंदर में डी आइसिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करेगा है।
यानी कि अगर मान लो कोई बर्फीली जगह है जहाँ पे उतारना है इसको, तो ये क्या करेगा, बर्फीली जगह पर उतरने के लिए पहले जो नीचे आइस की कंडीशंस होंगी उसको यहाँ पर सरफेस को पूरी तरह से साफ़ करेगा, जो बर्फ़ होगी उसको यहाँ पर हटाएगा, उसके बाद यहाँ पर अपने ऑपरेशंस को प्रॉपरली कंडक्ट कर सकेगा। ये इसके अंदर ये पावर है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो मल्टी सेंसर वाले पेलोड्स होते हैं उसको भी यहाँ पर ये कैरी कर सकता है, 450 किलोग्राम तक के यहाँ पर वेट को कैरी कर सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, रडार की पकड़ में भी ना आए इस प्रकार की जो कैपेबिलिटीज़ इसके पास में देखने को मिलती हैं। इसमें कुछ ऐसे सेंसर्स हैं जो कि आपको रियल टाइम इमेज या नीचे का जो वीडियो होता है जहां पर ये निगरानी कर रहा है उस पर्टिकुलर एरिया का वीडियो वगैरह बिल्कुल क्लियर क्वालिटी में प्रोवाइड करवाया जाए। और वीडियो चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, हर एक कंडीशन के अंदर में बढ़िया तरीके से ये काम करता हुआ नजर आएगा। इसके अंदर में कुछ स्पेशल वेपन्स का यूज़ किया गया है, सिंथेटिक अपर्चर रडार हो गया, कुछ और यहाँ पे रडार्स का यूज़ किया गया है ताकि यहाँ पर इसको कोई डिटेक्ट ना कर सके, हम आराम से इसको चला सकें और ये छिप कर जो टारगेट्स हैं हमारे उसको भी यहाँ पर ये देख सके। साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड्स को भी ये कैरी कर सकता है। अगर किसी के ऊपर में इलेक्ट्रॉनिक अटैक करना है तो उसकी कैपेबिलिटी भी दोस्तों इस ड्रोन में हमको नज़र आती है। तो ये कुछ बात हो गई यहाँ पर इस पर्टिकुलर ड्रोन के बारे में। चलिए आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फास्ट के बारे में। तो ये चर्चा में अभी ये क्या है, ये है 500 अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का मेन काम क्या होता है भाई, यूनिवर्स में अंतरिक्ष में देखना है ना, वहाँ की स्टडी करना, यही तो मेन काम होता है टेलीस्कोप का। तो उसी प्रकार का ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ का टेलीस्कोप है दोस्तों। ये कहाँ पर है, चाइना के अंदर है। तो इस टेलीस्कोप का मेन काम क्या है वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अब ये चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये 500 यानी 500 अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप का यूज़ किया गया है एस्ट्रोनॉमर्स के थ्रू। चाइना और ऑस्ट्रेलिया दोनों के एस्ट्रोनॉमर्स से उन्होंने इस टेलीस्कोप का यूज़ करके लगभग 5 नए नए पल्सर्स को डिस्कवर किया है। पल्सर दोस्तों क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार तो इवन यूपीएससी ने पल्सर को लेकर सवाल भी पूछ लिया था, ठीक है। जैसे यहाँ पर न्यूट्रॉन स्टार वगैरह को लेकर सवाल पूछे गए थे, उसी प्रकार से पल्सर को लेकर भी कुछ क्वेश्चन सबकी बार पूछे गए हैं। तो पहले तो हम टेलीस्कोप के बारे में जानेंगे। ये फास्ट टेलीस्कोप है क्या दोस्तों, ये एक प्रकार का रेडियो टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप कहाँ पे लोकेटेड है, चाइना के अंदर जो खासकर गुजऊ प्रोविंस है वहाँ पर यह देखने को मिलेगा। ये दुनिया का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा और सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप है, ठीक है। लगभग 30 फुटबॉल के जो फील्ड्स होते हैं ना, उतना ज़्यादा बड़ा यहाँ पर ये टेलीस्कोप आपको देखने को मिलेगा। ये तो खैर एक फ़ोटो है, फ़ोटो में भी ये ह्यूज साइज़ का लग रहा है, तो रियलिटी में यहाँ पर ये और ज़्यादा बड़ा होगा, समझ गए। इसका मेन गोल क्या है दोस्तों, इस टेलीस्कोप का मेन गोल है कि हमारा जो यूनिवर्स है, जो हमारा ये अंतरिक्ष है, वहाँ पर जो न्यूट्रल हाइड्रोजन होता है उसको डिटेक्ट करना, उसका पता लगाना। साथ ही साथ में जो हमारा यूनिवर्स है उसकी इमेजेस को रिकंस्ट्रक्ट करना। ऑब्वियस सी बात है, हमारे यूनिवर्स की स्टडी करने के लिए इस पूरे टेलीस्कोप को तैयार किया गया है। और अभी इस टेलीस्कोप ने पल्सर्स को डिस्कवर कर लिया है। तो ये पल्सर क्या होता है दोस्तों, फटाफट यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं। पल्सर दोस्तों हमारे अंतरिक्ष में इस प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर जो रेडियो वेव्स होते हैं ना, उसको यहाँ पर ये जनरेट करते हैं, उन रेडियो वेव्स को निकालते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पल्सर हैं ये बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं। एक प्रकार से ये न्यूट्रॉन स्टार हैं। न्यूट्रॉन स्टार अब क्या होता है भाई, एक क्वेश्चन ये भी आ गया। न्यूट्रॉन स्टार दोस्तों यहाँ पर ऐसे सितारे होते हैं जब बड़े से सितारे के फटने के बाद बनते हैं। मतलब जब एक बहुत बड़ा सितारा एक्सप्लोड हो जाए, जब एक बहुत बड़ा सितारा एक्सप्लोड होता है, ख़त्म होता है, तो उस प्रोसेस को हम सुपरनोवा बोलते हैं। भाई एकदम से बहुत ज़्यादा लाइट जनरेट होती है, बहुत एनर्जी जनरेट होती है उस दौरान। तो जब एक मैसिव सा जो स्टार है वो एक्सप्लोड होता है एज अ सुपरनोवा, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही होती है, वो कोलैप्स हो रहा होता है, तो दोस्तों यहाँ पर या तो उससे न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है या तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, समझ गए। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये न्यूट्रॉन स्टार देखने को मिल जाता है। इसी को हम लोग यहाँ पर पल्सर का नाम भी दे देते हैं। तो पल्सर यहाँ पर क्या है, एक ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, एक ऐसा यहाँ पर अंतरिक्ष में चीज़ है जो कि रेगुलर बेसिस पर रेडियो वेव्स को यहाँ पर जनरेट करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस को यहाँ पर ये एमिट करने का काम करती हैं, ठीक है। एक रैपिडली स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार है जो कि यहाँ पर बच चुका है एक बड़े से स्टार के ख़त्म होने के बाद में। तो इनको डिटेक्ट करने का काम करता है ये फास्ट टेलीस्कोप। आई होप आपको ये जो बात है वो याद रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं नेशनल कोल इंडेक्स के बारे में। जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली हम कोयले की बात करेंगे यहाँ पर। तो जो नेशनल कोल इंडेक्स है दोस्तों, इसमें जो पॉइंट्स हैं वो अभी सितंबर के महीने में इंक्रीज हो चुके हैं।
3.83 पॉइंट से बढ़कर यहाँ पर इस इंडेक्स के 143.91 पॉइंट्स मिल चुके हैं। यानी इस पॉइंट के बढ़ने का मतलब है इंडिया में जो कोल की डिमांड है वो इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से जो कोयला वाली इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी हमको एक ग्रोथ देखने को मिली है, कोयले का प्रोडक्शन भी बढ़िया हुआ है। तो दोस्तों ये जो नेशनल कोल इंडेक्स है ना, ये एक प्रकार का प्राइस इंडेक्स है, एक प्रकार का प्राइस इंडेक्स है जो कि क्या करता है, कोयले के जो प्राइसेस होते हैं, कोयले के जो दाम होते हैं उनमें किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं उसको लेकर सारी इन्फॉर्मेशंस हमारे साथ में शेयर करता है। ठीक है, इसका जो बेस ईयर है 2017-18, 2017-18 से हम हर प्राइसेस को कंपैरिजन करते हैं। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन है इस इंडेक्स का, ये डिज़ाइन किसने तैयार किया है, ये जो पूरा इंडेक्स है इसको कौन डेवलप कर चुका है, इसको डेवलप किया है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स कोलकाता की साइड से। ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स का मेन पर्पस जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इस इंडेक्स का मेन पर्पस अगर मान लो यहाँ पर इसके पॉइंट्स थोड़े से बढ़ते हैं, इस इंडेक्स में एक अपवर्ड मूवमेंट नज़र आता है। तो अपवर्ड मूवमेंट का मतलब है कि भाई कोयले की जो डिमांड है वो तेज़ी से इंक्रीज़ हुई, और अब की बार फेस्टिवल सीजन था, है ना, और उसकी वजह से अभी विंटर भी आ रहे हैं, तो इस चक्कर में कोयले की डिमांड इंक्रीज़ हुई है। इससे क्या होगा, जब कोयले की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो जो कोयले का प्रोडक्शन है वो भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे और कोयला इंडस्ट्री यहाँ पर ग्रो करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों इस इंडेक्स में ना दोनों ही प्रकार के कोयले को कवर किया जाता है। कोयले दो प्रकार से हो सकते हैं, एक होता है कोकिंग कोल, एक होता है नॉन कोकिंग कोल। तो दोनों को ही इसमें कवर किया जाता है, ये भी बात आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करेंगे हम एक प्रोग्राम की जिसका नाम है लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जो कानूनी पढ़ाई होती है या जो कानून की शिक्षा है या कानून की नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि लोगों के पास में कानूनी नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसके चक्कर में लोगों के साथ में धोखा हो जाता है। तो एक प्रॉपर लीगल नॉलेज को तेज़ी से बढ़ाना, उसके बारे में जागरूकता फैलाना, ये बेसिकली इस प्रोग्राम का मेन मकसद है। तो अभी क्या हुआ, ये जो प्रोग्राम है ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम ने अभी 6 लाख से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्या है ये लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। 2012 से अभी तक जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट के अंडर में आता है, इन्होंने दोस्तों यहाँ पर इस स्कीम को अभी तक कई सारे स्टेट्स में लागू किया है, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, और हमारी जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर भी दोस्तों इसको इंक्लूड किया गया है, ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है। इस स्कीम का मेजर फोकस क्या है, इसका मेजर फोकस है लीगल एम्पावरमेंट ऑफ कम्युनिटी, यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उस पर्टिकुलर एरिया में उनके पास में लॉ की भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, लॉ की बेसिक नॉलेज तो कम से कम होनी चाहिए। तो उसको लेकर लोगों को एजुकेट करना, कुछ सिंप्लीफाई वे में एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जो लीगल लैंग्वेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, कुछ और मटेरियल्स प्रोवाइड करवा देना उनकी लोकल भाषाओं में, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं वो थोड़े से और ज़्यादा मजबूत हो सकें इस लीगल नॉलेज को लेकर। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का मेन मकसद क्या है कि भाई जो सोसाइटी के अंदर में लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या फिर डिसएडवांटेज सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, उनको अगर जस्टिस नहीं मिल रहा है तो एक प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करवाना, ताकि वो जस्टिस अपने आप से भी यहाँ पर ले सकें। उनके पास में अगर लीगल नॉलेज है तो वो आगे अपने लिए खड़े हो सकेंगे। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है इन्होंने यहाँ पर इस स्कीम को पूरी तरह से तैयार किया है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। दिशा स्कीम के तहत इसको लागू किया जा रहा है, और इसका जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है वो 2021 से 2026 तक हमें इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना है। इसके ऑब्जेक्टिव की बात ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई लीगल लिटरेसी यानी कि जो लॉ की नॉलेज है वो पूरी तरह से यहाँ पर फैलाने का काम करना। अगले आर्टिकल पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल में पालमू टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, स्पेशली अगर इस प्रकार से कोई टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क न्यूज़ में आता है तो उनका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपसे डायरेक्टली यहाँ पर एग्जामिनेशन के अंदर में लोकेशन पूछा जा सकता है। तो ये जो टाइगर है, अभी ना रिसेंटली यहाँ पर एक टाइगर को कैमरा से ट्रैप किया गया पालमू टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो हाल ही में पता चला कि ये नया टाइगर है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ टाइगर्स को ट्रैप किया गया था, तो वो नहीं है, एक नया टाइगर यहाँ पर देखने को मिला। इस वजह से यहाँ पर पालमू टाइगर रिजर्व चर्चा में आया हुआ है। तो बेसिक चीज़ें, सबसे पहली चीज़, पालमू टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है? झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर में छोटा नागपुर प्लेट्यू है दोस्तों, उसी वाले रीजन में पालमू टाइगर रिजर्व स्थित है। ठीक है, ये जो टाइगर रिजर्व है ये हमारे देश में जो स्टार्टिंग के 9 टाइगर रिजर्व थे ना, उन्हीं में से एक हिस्सा है ये ऐसा पहला टाइगर रिजर्व है पूरे दुनिया में जहां पर जो टाइगर सेंसस है वो स्टार्ट किया गया था, जहां पे स्पेशली जो टाइगर के पंजे होते हैं ना, उससे यहाँ पर उनकी काउंटिंग शुरू की गई थी 1932 में।
तो उस टाइप की जगह में पहली जगह आती है, आपने ध्यान में रखना है। ये सारा काम यहाँ पे किया जाता है जो JW निकोलसन थे उनके सुपरविजन के अंडर में। दोस्तों यहाँ से 3 नदियाँ बहती हैं इस पूरे टाइगर रिजर्व से। 3 इंपॉर्टेंट नदियाँ कौन कौन सी? नॉर्थ कोयल, औरंगा और बुरहा। ये 3 नदियाँ इस टाइगर रिजर्व के थ्रू गुजरती हैं। ये जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स, फॉर एग्जांपल बॉक्साइट और कोल वगैरह पाया जाता है। इसके वेजिटेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यानी एक सूखा जंगल आपको देखने को मिल जाएगा। सूखा यहाँ पर पूरा रीजन आपको नजर आएगा। फ्लोरा की बात करेंगे तो कई सारे प्रकार के प्लांट्स और कई सारे प्रकार के एनिमल की स्पीशीज पाई जाती हैं। अब ये इतना ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपसे कहीं ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा नहीं। चलिए आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर द GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट। बात की जा रही है क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2023 के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हाल ही में जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ WMO, इन्होंने क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट 2023 को किया है रिलीज़। इस वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा मामला चर्चा में है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो रिपोर्ट आई है इसमें बोला जा रहा है कि 25% से कम जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो मंत्रालय हेल्थ की जो बात करते हैं दुनिया भर में, है ना, वो कहीं ना कहीं इस क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं ताकि जो लोगों की हेल्थ रिस्क है उसको प्रॉपर मॉनिटर किया जा सके कि भाई जिस तरीके से क्लाइमेट के अंदर बदलाव आ रहा है, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, क्या उसका असर लोगों की हेल्थ के ऊपर पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है, वो सब स्टडीज़ करने का काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज को कम करना ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल नहीं करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो लोगों की हेल्थ है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। एयर पोल्यूशन की वजह से भी हमने देखा काफ़ी सारे लोगों की जान गई। समझ गए? तो इस रिपोर्ट को रिलीज़ कौन करता है? इस रिपोर्ट को रिलीज़ करने वाली बॉडी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये बॉडी कहाँ से आई है? ये बॉडी बनी है इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से, जिसको बनाया गया था 1873 में। ठीक है, ये 1873 में IMO बनाया गया था। इसी में से WMO बनकर आया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाया गया 1950 में। तो दोस्तों वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है हमारी यूनाइटेड नेशन की। इसका मेन काम क्या है? जो भी हमारा एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट कह लो या वेदर कह लो, जो मौसम है ना, तो क्लाइमेट और साथ ही साथ में वेदर्स, इनकी स्टडी करने का काम करता है। और आज के समय पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में टोटल 127 कंट्रीज़ हैं, सॉरी 187 कंट्रीज़, 187 कंट्रीज़ दोस्तों इसका हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसकी भी एक इसके ऊपर सबसे बड़ी बॉडी है, इसकी सुप्रीम बॉडी है। सुप्रीम बॉडी जो है उसका नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस। इसके अंदर में सभी देश यहाँ पर इसके मेंबर्स हैं और सभी देश मिलकर यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो एटलीस्ट यहाँ पे हर 4 साल में एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है जहाँ पे नई नई पॉलिसीज़, नई नई नीतियाँ और कुछ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए जाते हैं। दोस्तों 36 मेंबर का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग भी हर साल होती है कुछ नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि किस तरीके से हमें यहाँ पर इस तरीके का जो क्लाइमेट चेंज है उससे लड़ना है। साथ ही साथ में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये हो गए हमारे कुछ बेसिक डिटेल्स। आई होप आपको बढ़िया तरीके से सभी आर्टिकल्स क्लियर हो चुके हैं। नाउ अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा मैंने आप लोगों से बोला भी था कि भाई हमारा लास्ट में हम एक टेस्ट लेंगे आप लोगों का। चलो अब टेस्ट लेने की बारी है, तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सुनकर बढ़िया से आंसर देने हैं। लास्ट में एक साथ में सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दूंगा ताकि आप चेक कर सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारा PRF का, यानी प्रीलिम्स रैपिड फायर का। तो बात यह है कि टाइनोगोनलस धुराइटे हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्या ये नई डिस्कवर्ड प्लांट की स्पीशी है? या ऑप्शन नंबर बी, या ये एक वॉस्मनी ततैया की स्पीशी है जो कि वेस्टर्न घाट्स में केरला में पाई गई है? या ये एक सांप की प्रजाति है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई गई है? या ये एक जंपिंग स्पाइडर है जो कि इंडिया के अंदर बिलोंग करता है? तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दोस्तों फाइनेंस कमीशन को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट्स सही हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो फाइनेंस कमीशन है इसको हमारी पार्लियामेंट हर 5 साल में सेटअप करती ही करती है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इस फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होते हैं और 4 दूसरे मेंबर्स होते हैं जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि फाइनेंस कमीशन जो है ये मेन काम इसका है रिकमेंडेशन करना। ये कुछ अपनी बातें रखता है जो कि सरकार को माननी ही पड़ती है, यानी सरकार के ऊपर बाइंडिंग होती हैं। तो बताओ इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी सारे गलत हैं।
नाउ दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि जो पार्वती नदी है ये एक ट्रिब्यूटरी है किस नदी की, यानी किस नदी में जाकर जुड़ती है पार्वती नदी। ऑप्शन नंबर ए बियास, बी रावी, सी झेलम या फिर डी चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हर्मेस 900 स्टारलाइनर ये एक लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, एक ड्रोन है। इसको किसने बनाया है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए टर्की, बी रशिया, सी इजराइल या फिर डी ईरान। अगले क्वेश्चन यहाँ पे फास्ट टेलीस्कोप के बारे में आपसे पूछा जाता है, जो 500 अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप है। इसको लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो फास्ट टेलीस्कोप है ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है जो कि चाइना में लोकेटेड है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है इस टेलीस्कोप का मेन मकसद क्या है, इसका मेन एम है यूनिवर्स के अंदर में जो न्यूट्रल हाइड्रोजन है इसको डिटेक्ट करना, इसका पता लगाना। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर। तो इस प्रोग्राम को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये जो प्रोग्राम है इसका मेन मकसद है कि भाई एक सिंप्लीफाई लीगल इन्फॉर्मेशन और इससे संबंधित मटेरियल्स को फैलाना हमारी लोकल लैंग्वेजेस में पूरे भारत भर में। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो प्रोग्राम है ये हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का ही एक इनिशिएटिव है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपसे नेशनल कोल इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। नेशनल कोल इंडेक्स को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, नेशनल कोल इंडेक्स में केवल और केवल नॉन कोकिंग जो कोल होता है इसी को कवर किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये इंडेक्स है दोस्तों इसको डेवलप किया गया था इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट के थ्रू जो कि कोलकाता में है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पालामू टाइगर रिजर्व को लेकर पूछा गया है। पालामू टाइगर रिजर्व को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट, ये जो पालामू टाइगर रिजर्व है यह भंदेर प्लेट्यू रीजन के अंदर में लोकेटेड है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो बुरहा रिवर है वो इसी टाइगर रिजर्व से बहती है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है यहाँ का जो वेजिटेशन है वहाँ का जो, अगर आप लोग स्पेशली फॉरेस्ट देखोगे तो वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे नजर आता है। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही है या ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा और अच्छे से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। चलो अब चेक करते हैं। मैं आपको आखिरी वाले क्वेश्चन से आंसर देना शुरू करूंगा। आप अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को रीमैच करना और चेक करना आपने कितने सही किए कितने गलत किए और फिर अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था पालामू टाइगर रिजर्व को लेकर 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताओ इनमें से कितने सही हैं। केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, 1 गलत है। गलत कौन सा है? पहला वाला, ये जो टाइगर रिजर्व है ये भंदेर प्लेट्यू रीजन में नहीं लोकेटेड है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है बेसिकली छोटा नागपुर प्लेट्यू में। तो ये गलत है। बाकी 2 हमारे करेक्ट हैं। हम 2 करेक्ट हैं तो इनमें कुछ बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। फिर पूछा जाता है आपसे नेशनल कोल इंडेक्स को लेकर बताओ 2 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही है। केवल सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत है। पहला वाला क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों इस इंडेक्स के अंदर में नॉन कोकिंग कोल के साथ साथ कोकिंग कोल को भी कवर किया जाता है, आपको बताया गया था स्टार्टिंग में ही। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दूसरा वाला सही है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया लीगल लिटरेसी प्रोग्राम को लेकर बताओ 2 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा सही है। यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं क्योंकि इस प्रोग्राम का मेन मकसद यही है कि जो भी यहाँ पर लॉ की इन्फॉर्मेशन है या लीगल स्टडीज़ है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाना लोगों को, और हमारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का ही एक इनिशिएटिव है। तो दैट इज वाई बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया फास्ट टेलीस्कोप को लेकर बताओ 2 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा सही है। यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि ये दुनिया का एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप, जो कि चाइना में लोकेटेड है। ठीक है, चाइना में कौन से प्रोविंस में लोकेटेड है, जरा उस प्रोविंस का नाम बताओ, अभी आपको बताया गया था। दूसरा दोस्तों यहाँ पे स्टेटमेंट बोलता है कि इस टेलीस्कोप का मेन मकसद क्या है, यूनिवर्स के अंदर में जो न्यूट्रल हाइड्रोजन होता है इसको डिटेक्ट करना है। ये भी सही है। ठीक है, तो दैट इज वाई सी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया हर्मेस 900 स्टारलाइनर एक लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है, किसने डेवलप किया? इजराइल ने डेवलप किया है, जो कि अभी इंडियन आर्मी परचेज कर रही है। फिर आपसे पूछा गया पार्वती नदी एक ट्राइब्यूटरी है, किस नदी की? तो ब्यास नदी की। यहाँ पर एक सहायक नदी है पार्वती नदी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। फिर आपसे पूछा गया फाइनेंस कमीशन को लेकर बताओ 3 स्टेटमेंट्स, इनमें से कितने सही हैं। केवल 1 सही है, बाकी 2 गलत हैं। कैसे कहोगे? पहला वाला सही तो है क्योंकि फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बनाते हैं। नहीं, ये अधूरी इन्फॉर्मेशन है। देखो दोस्तों, यहाँ पर फाइनेंस कमीशन को यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पार्लियामेंट है वो हर 5 साल में सेटअप करता है।
क्या ऐसा कुछ आपको यहाँ पे पढ़ाया गया था? याद करो ज़रा। तो हमारे फाइनेंस कमीशन को हमारे प्रेसिडेंट बनाते हैं, ठीक है, अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए? और हर 5 साल के एंड में यहाँ पर इसको तैयार किया जाता है, या पहले भी तैयार किया जा सकता है, जब भी यहाँ पर प्रेसिडेंट को ज़रूरी लगे तब। समझ गए? तो इस वजह से यहाँ पर ये मामला गलत हो गया। सेकंड, फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होते हैं और बाकी 4 अदर मेंबर्स जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही है। थर्ड, जो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन होते हैं ये सरकार के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, ये भी गलत है। सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते, सरकार चाहे तो उन रिकमेंडेशंस को माने और ना चाहे तो ना माने, सिंपल सी बात है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, यानी कि केवल एक स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया टाइनोगोनोलस, राइट है, हाल ही में न्यूज़ में है, ये क्या है? तो दोस्तों ये वास्प की प्रजाति है, ततैया की एक स्पीशी है जो कि केरला के वेस्टर्न घाट्स में अभी रिसेंटली पाई गई है। तो ये था हमारा प्रॉपर डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। तो आज का लेक्चर कैसा लगा है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में 5 स्टार में से अपनी कुछ रेटिंग्स दे सकते हो, जिससे यहाँ पर एक मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी कि हाँ आपको लेक्चर पसंद आ रहा है। तो सभी लोग प्लीज़ यहाँ पे अपनी जो रेटिंग्स हैं उसको नीचे कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करना। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।